हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी राइडर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, ताकि आप पहले खुद से ट्राई करें और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में विद्यमान है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग जैसे शब्दों से, और अंत होता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारत की जनता ने ही इस संविधान को बनाया है और खुद को सौंप लिया है। तो संविधान जो है वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करेगा? भारत की जनता से प्राप्त करेगा, राइट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, हर साल 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग गणतंत्र का अर्थ ये निकालते होंगे कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जबकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का तंत्र, अर्थात कोई ऐसा राज्य जहाँ पर जो प्रथम पुरुष होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसका चुनाव होता है। यानी कि वो वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनता था पहले के समय में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस भी राष्ट्र में गणतंत्र विद्यमान होता है, वहाँ का जो प्रथम पुरुष यानी जो सबसे ऊपर के पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसका चुनाव होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है और यही गणतंत्र की विशेषता होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? और आपके ऑप्शन हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। हालांकि हमारी प्रस्तावना में लोक कल्याण की भावना जरूर छुपी हुई है, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी शब्द की बात करते हैं तो पूरी प्रस्तावना में कहीं पर भी लोक कल्याण शब्द देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण भारत की उद्देशिका में कहीं भी नजर नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? गौर से समझिएगा प्रश्न को। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए, यहाँ पूछ रहा है कौन से नहीं जोड़े गए। यानी कोई 3 ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान में जोड़े गए और चौथा नहीं है। तो यहाँ पर अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी भी जोड़ा गया है, अखंडता भी जोड़ा गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में है गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। और केवल प्रस्तावना की बात ही नहीं है, पूरे संविधान में कहीं भी गुटनिरपेक्ष शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र शब्द पूरी प्रस्तावना में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्रजातंत्र की जो भावना है वो प्रस्तावना में विद्यमान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है वो प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे?
दोस्तों दरअसल प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और उस संशोधन में ये दो शब्द ही नहीं, इनके साथ एक तीसरा शब्द भी था जो ऐड किया गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके डाले गए थे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको पता ही होगा, अभी जस्ट इस प्रश्न से पहले हमने इस बारे में चर्चा की थी। तो जो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है वह संविधान का एक भाग है प्रस्तावना। हालांकि बहुत से लोग प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मानते हैं, और क्यों नहीं मानते हैं इन बातों का जिक्र मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में कर रखा है। लोगों की तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कुछ समय तक प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानता था, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। वो क्या केसेस थे, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, इन सभी बातों को मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में बता रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना ही संविधान का वो भाग है जिसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? प्रस्तावना की पहली ही लाइन है हम भारत के लोग, और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो संविधान का निर्माण है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो संविधान को शक्ति प्रदान करता है, यानी जो स्रोत है संविधान का, वो भारत की जनता है। और यही यहाँ पर पूछा गया है कि हम भारत के लोग जो शब्द हैं जिन्हें वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ा जाता है, तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इसका यही अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों संविधान की आत्मा दो चीज़ों को कहा जाता है। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा प्रस्तावना। क्योंकि प्रस्तावना में हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में जो उद्देश्य हैं, जो न्याय है, जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, उन सभी बातों का समावेश है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अनुच्छेद 32 के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का शोषण होता है तो वह अपने मौलिक अधिकारों का शोषण का हवाला देते हुए अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान में उसकी बातों को लेगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अभी मैंने पीछे आपको बताया हम भारत के लोग जैसे शब्दों से ही प्रस्तावना की शुरुआत होती है और यही भारत में लौकिक सार्वभौमिकता का उद्घोषक है। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? दोस्तों आपको तो पता है कि हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला या उधार की झोली कहा जाता है। हमने कई सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया है, कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना पर किस देश की क्रांति या किस देश के संविधान का प्रभाव झलकता है? पहले नंबर पर है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का नारा दिया गया था। ठीक है ना। तो अभी आप जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है बंधुता, यानी बंधुत्व। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना में लिखा हुआ बंधुत्व शब्द किस देश के प्रस्तावना या किस देश के संविधान या किस देश की क्रांति से प्रभावित है।
यानी लिया गया है। तो जवाब यही है, फ्रांसीसी क्रांति। इसके अलावा अगर ऑप्शन बी में अमेरिकी क्रांति की बात करें तो यहाँ से हमने स्वशासन यानी जो संप्रभुता की भावना है वो लिया है अमेरिकी क्रांति से। इसके अलावा बोल्शेविक क्रांति ये रूसी क्रांति से संबंधित है और बोल्शेविक क्रांति से हमने समाजवादी प्रकरण को ग्रहण किया है। और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है चीन की क्रांति। चीन की क्रांति का प्रभाव हमारी संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी नहीं झलकता। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार भारत है एक। यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा देश है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदू राज्य है, हिंदू मुस्लिम राज्य है या मुस्लिम राज्य है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अच्छा, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है या किसी धर्म का विरोध करता है। दरअसल हमारे जो भारत का संविधान है वो सभी धर्मों को समान रूप से अवसर देता है और हम सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर धर्म का समर्थन नहीं करते हैं कि वो हमारी जनता या देश या संविधान पर प्रभावी हो सके। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का बस यही अर्थ है। और कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख या ईसाई इन धर्मों से लगा लेते हैं। दरअसल धर्म अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर प्रस्तावना में धर्म के संबंध में पंथ लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष, लेकिन कुछ लोग पंथ निरपेक्षता का मतलब धर्म से ही लगा लेते हैं। भाई, धर्म और पंथ में बड़ा अंतर होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। पानी का धर्म है प्यास बुझाना, आग का धर्म है जलाना, बच्चों का धर्म है माँ बाप की सेवा करना। ये सब भी धर्म है अपने आप में। सत्य बोलना भी धर्म है। और क्या खूब लिखा है तुलसीदास जी ने धर्म के बारे में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित अर्थात दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा यानी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। अब देखिए यहाँ पर धर्म का आशय किन चीज़ों से लगाया जा रहा है। इसी तरह भारत का जो सबसे पुराना कानून है यानी मनुस्मृति, उसमें भी धर्म की एक परिभाषा दी गई है जो मैं बताना चाहूँगा। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कौन से? धृति यानी धैर्य, क्षमा, दम अर्थात झूठ से बचना, शौचम यानी स्वच्छ रहना, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को काबू में रखना, धीर विद्या यानी विद्या को ग्रहण करना, सत्यम सत्य बोलना, अक्रोधो यानी क्रोध ना करना। ये सभी 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो है ही नहीं। तो इस प्रकार धर्म और पंथ 2 अलग चीज़ें होती हैं। धर्म एक बड़ा और व्यापक विषय है, जबकि पंथ के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है, वहाँ पर हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं, हम लोग धर्म निरपेक्ष नहीं हैं। ठीक है, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत कितनी बार उल्लिखित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार? अगर आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसकी पहली ही लाइन में लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को। बस 2 बार ही संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द उल्लिखित है। पहली ही लाइन में हम भारत के लोग भारत को, बस 2 बार। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, और इस बात का पता भी हमें संविधान की प्रस्तावना से चलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो पीछे मैं बता चुका हूँ, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मात्र 1 बार संशोधन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और उसके पीछे भी एक कहानी थी, एक इंदिरा गांधी जी की क्या मंशा थी,
इस बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव वाला वीडियो देखिए। और फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे किस भाग में व्याख्या की गई है। यहाँ पर इस प्रश्न का अर्थ है कि प्रस्तावना में जो उद्देश्य और जो स्वतंत्रता और जो समानता के बारे में बताया गया है वो आगे किन भागों में ये बातें नजर आती हैं। प्रस्तावना के उद्देश्यों की जो मंशा है वो मूल अधिकारों में झलकती है, वो मूल कर्तव्यों में झलकती है, वो नीति निदेशक सिद्धांतों में भी झलकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन तीनों में प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी रूपरेखा आगे के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निदेशक सिद्धांतों यानी इन तीनों में नजर आती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है, चलिए पढ़ते हैं। संविधान का स्रोत, जी नहीं, संविधान का स्रोत तो बिल्कुल साफ साफ झलकता है। हम भारत के लोग अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी स्रोत तो स्पष्ट होता है। शासन के उद्देश्यों का विवरण, ये भी स्पष्ट होता है। संविधान को लागू करने की तिथि, ये गलत है। संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि नहीं स्पष्ट होती है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, वो तिथि लिखी हुई है। प्रस्तावना की जब अंतिम 2-3 लाइनें आप देखेंगे, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह अंगीकृत करने की तो तारीख है 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू करने के बारे में प्रस्तावना में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। दोस्तों, प्रथम कहें या अंतिम कहें, कुल मिलाकर प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है और वो किया गया है 1976 में। ठीक है, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ओके, नेक्स्ट, संविधान सभा के समक्ष सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो दोस्तों, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं। वो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और कौन कौन से हैं, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 5 शब्द आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में घुमा घुमा कर इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता के बारे में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से हमने प्रस्तावना का विचार लिया है। गौर फरमाइएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो जवाब है अमेरिका। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से प्रेरित है, तो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
राइट। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? यहाँ पर कोई है जिसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कह दिया है, अब बताइए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका था। और आप जानते हैं, जब सरकार ताकतवर होती है तब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब सरकार कमज़ोर होती है तब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ताकतवर हो जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आया जब इंदिरा गांधी सरकार पूर्ण बहुमत से जीत गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने दबाव में, अपने मुट्ठी में करना चालू कर दिया था। ये वही दौर था जब संविधान में कई सारे बदलाव, कई सारे संशोधन किए गए। और तो और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने का एक परंपरा होती है कि जो सबसे वरिष्ठ जज होता है वहाँ का, वही CJI बनता है। इस परंपरा तक को बदल डाला था इंदिरा गांधी ने, और वो अपनी मर्जी से किसी भी जज को बना दिया करती थी। तो जब ऐसा दौर आया कि उन्होंने अपनी मर्जी से कई सारे जजों को बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लगे। इस स्थिति में जो N.A. पालखीवाला ये वकील था, ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों के बीच कसम खाकर बैठ गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत फैसले, गलत निर्णय नहीं करने देगा। और यही कारण है कि जब भी संविधान को पढ़ा जाता है तो उसमें N.A. पालखीवाला का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अच्छा, इनके अलावा भी प्रस्तावना को कई सारे लोगों ने अलग अलग विचार, अलग अलग नामों की संज्ञा दी है। आइए इन सभी को हम एक साथ देख लेते हैं। तो संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालखीवाला ने। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना को ही प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है K.M. मुंशी ने। ओके, तो इन तीनों लोगों को याद रखिएगा। परिचय पत्र N.A. पालखीवाला, सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और गणतंत्र की जन्म कुंडली K.M. मुंशी ने कहा है। ठीक। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? यहाँ पर किसी ने संविधान की प्रस्तावना नहीं बल्कि संविधान को ही एक पवित्र दस्तावेज कह दिया है, और ये कहने का काम किया है B.R. अम्बेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपको रीजनिंग जैसा लग सकता है, चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के संबंध में इनमें से कौन सा एक विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है? तो चारों को देखते हैं। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय या धार्मिक न्याय। यानी कायदे से कहे तो ऑड वन आउट वाला ये क्वेश्चन है। तो जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको आर्थिक न्याय नज़र आता है, सामाजिक न्याय भी नज़र आता है, राजनैतिक न्याय भी नज़र आता है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है, बल्कि धर्म की स्वतंत्रता है। हमने कितनी स्वतंत्रता बताई थी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी ना। तो देखिए यहाँ पर धार्मिक न्याय नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर न्याय की बात करें तो कौन कौन से थे? 3 प्रकार के न्याय थे, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक। नेक्स्ट, इनमें से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया? इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट खुद ही प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मान रहा था। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वाद था या कौन सा विवाद था, कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। तो बेरूबारी वाद, A.K. गोपालन विवाद, चंपकम दुराईराजन विवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो बेरूबारी वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, ये कुछ ऐसे कथन मात्र हैं जो संविधान बनने के बाद ऊपर से रख दिए गए हैं। यानी कि ये ठीक उसी प्रकार है
कि अगर हमारा मिठाई खाने का मन हो और हम किसी हलवाई की दुकान पर जाएं, हलवाई ने मिठाई बनाकर हमें दी और उसके ऊपर से उसने चांदी का वर्क कर दिया, ठीक है। अब अगर मिठाई के ऊपर वो चांदी का वर्क नहीं भी होगा तो भी हम मिठाई खाएंगे, तो भी मिठाई बिकेगी, और चांदी का वर्क है तब भी हम मिठाई खाएंगे। ऐसे में बात ये उठती है कि वो जो अलग से बाद में चांदी का वर्क उस मिठाई के ऊपर किया गया है वो वास्तव में मिठाई का हिस्सा है या नहीं। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार करने से मना कर दिया था। कौन से केस में? बेरूबारी विवाद में। जबकि सन 1973 में एक केस आया, केशवानंद भारती का केस। किसी दिन मैं इस केस के बारे में ही पूरा वीडियो बनाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगा और गहराई से आपको चीज़ों को समझाऊंगा, उनका क्या बैकग्राउंड था और पूरी तरह से वो क्या केस था। केशवानंद भारती वो केस था जिसने संविधान को वास्तविक रूप प्रदान किया, और केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से किसी में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया गया। जबकि वो कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस था, ठीक। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? मैंने बताया था ना, नहीं वाले प्रश्न भी पूछेंगे एग्जाम में। तो ऑप्शन है उपासना की स्वतंत्रता, ये तो है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी है। आर्थिक स्वतंत्रता, ये नहीं है। आर्थिक मैंने क्या बताया था? आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो खत्म होता है, और जाते जाते मैं आपसे लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, प्रतिष्ठा और अवसर जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में वर्णित हैं? ठीक है, प्रश्न को गौर से समझिएगा तभी आंसर कर पाएंगे। प्रतिष्ठा और अवसर जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में वर्णित हैं? स्वतंत्रता के रूप में, न्याय के रूप में, समानता के रूप में, या किसी भी रूप में नहीं है? ठीक है, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति पानी की बर्बादी करता है या पानी का मिसयूज़ करता है तो उसे बताइए, उसे समझाइए कि जल है तो कल है, सेव द वाटर का नारा दीजिए और मेरे साथ कहिए जय हिंद।